ठीक है, फाइनली टेक्निकल इश्यू जो है सही हो गया है, लिंक कनेक्ट हो गई है, सब लोग जितने लोग हैं कनेक्ट हो रहे हैं, हो जाएं जल्दी से। ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो एक बार इन्फॉर्म करना। किसी को भी आवाज़ वाली अगर कोई इश्यू हो तो इन्फॉर्म करना, मैं देख रहा हूँ इसमें। आज थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए थोड़ा सा जल्दी आप लोग आ जाओ। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी अपन 5 मिनट लेट हो चुके हैं। ठीक है, चलो कल तक हम लोग क्या देखे थे? कल तक हम, अच्छा हाँ एक और चीज़ बता दूं, आज साइन लैंग्वेज वाली जो मैम है वो आज उपस्थित नहीं है। साइन लैंग्वेज वाली मैम उपस्थित नहीं है, तो जो देख के बुक में लिखते हैं मैं उनको बता दे रहा हूं कि साइन लैंग्वेज वाली जो मैम है वो बोर्ड में देख लें। मैम जो है छुट्टी पे है। साइन लैंग्वेज वाली मैम जो है उनको थोड़ा सा घर में ज़रूरी काम है, तो वो अभी 4-5 दिन नहीं आएंगे। तो जितने भी लोग साइन लैंग्वेज वाली मैम को देख के लिखते थे उनसे अनुरोध है कि वो अपने घर के किसी बड़े को या किसी को भी बगल में बैठा लें और जो भी चीज़ हो रही है उसको आराम से लिखते रहें। 4-5 दिन की क्लास ऐसे ही जाएगी, उसके बाद वापस से साइन लैंग्वेज वाली मैम आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है सबको? चलो हमारी क्लास शुरू हुई थी, हमने नॉर्मल इतिहास को पूरा इंट्रोड्यूस करवाया था, प्राचीन इतिहास को। हमने ताम्र पाषाण शुरू किया था और अभी तक के हमारा ताम्र पाषाण के 3 चरण में से पहला चरण लिख लिया था हमने। ताम्र पाषाण शुरू किया था जिसका चरण 1 कल लास्ट में जाते जाते खत्म हो गया था। चरण 2 और तीसरा क्या था हमारा? चरण 3। ठीक है, तो चरण 1 कल हमने कंप्लीट कर लिया था। चरण 2 जो है इसको हम हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे उस पूरे चरण 2 में हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे और चरण 3 जो है उसको हम अभी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो इस चीज को अपने जहन में बैठा लो कि हमने प्राचीन इतिहास शुरू किया था। प्राचीन इतिहास हमने सबसे पहले क्या किया, सारे इतिहास को कालखंडों में बांट लिया। उसके बाद हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने ताम्र, एक तो हमने ताम्र युग लिखा था और एक हमने लौह युग लिखा था। ताम्र युग को फिर से हमने 3 भागों में बांट दिया था, 1, 2 और 3। तो उसमें से हमारा पहला चरण जो था खत्म हो गया था। ठीक है, दूसरा चरण हम हड़प्पा में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत वास्ट है। ठीक है, और हड़प्पा से सवाल हर साल एग्जाम में आ रहा है और आएगा ही इस बार भी, कोई सा भी एग्जाम आपका हो। ठीक है, तो हम सीधा आएंगे चरण 3 में। चरण 3, ठीक है, ताम्र पाषाण काल का जो चरण 3 है हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण काल का जब चरण 1 आया, चरण 2 आया, चरण 3 आया, तो ये जो चरण 3 था ना वहां पे लोगों को कृषि का ज्ञान थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, वो कृषि करते थे, पशुपालन तक के थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिए थे और उसके बाद उनके जीविका का साधन जो था अब क्या हो गया था, थोड़ा एडवांस हो गया था। ठीक है, हम चरण 1 से 2 और 3, तो यही जो ताम्र पाषाण काल जो था, और ताम्र पाषाण काल के साथ साथ जो पुराना पाषाण काल और तांबा, ये दोनों मिलके बहुत सी सभ्यताओं के विकास का आगे चल के आधार बनते गए। ठीक है, याद रखना। तो जब हम चरण 3 में देखेंगे ना तो हमें ताम्र पाषाण काल के चरण 3 के लिए हमको 3 स्थलों को हमने नाम लिख लिया है। सबसे पहले हमने लिखा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा मैंने लिखा है मध्य प्रदेश और तीसरा मैंने लिखा है महाराष्ट्र। क्लियर है सबको? अभी सिर्फ आप सुन लो, फिर मैं उसके अंदर लिखते जाऊंगा, उसके साथ में आप भी लिखते रहना, स्क्रीनशॉट कर लेना। क्लियर है? ठीक है, तो हम ताम्र पाषाण काल के चरण 3 की अगर बात करते हैं
तो ताम्र पाषाण काल के चरण 3 की जो चीजें और जो साक्ष्य है वो हमें 3 जगहों से मिला है, जिसको हम कैटेगराइज किए हैं। पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश के रूप में, और तीसरा हम पश्चिमी महाराष्ट्र के रूप में उसको कैटेगराइज किए हैं। क्लियर है? चलो, तो जब ताम्र पाषाण काल का, इसको कहानी के टाइप सुनना, नहीं तो फिर भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। क्लियर है? तो जब ताम्र पाषाण काल की बात हमने किए, तो ताम्र पाषाण काल में हमें पूर्वी राजस्थान से साक्ष्य मिलते हैं, और उस समय में आहार और गिलिंद, नाम याद रखना, आहार, आहार और गिलिंद। आहार मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं, आप एक बार देख लेना। आहार जो अपन भोजन वाला आहार करते हैं ना, वही वाला आहार, और दूसरा है गिलिंद। आहार और गिलिंद इस पूर्वी राजस्थान वाले जो एरिया था, वहां की 2 प्रमुख बस्तियां थी। क्लियर है? सबको क्लियर है? ताम्र पाषाण काल के चरण 3 के जो साक्ष्य मिले हैं, हमें 3 स्थानों से मिले हैं। पहला तो पूर्वी राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, और तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? तो जो पूर्वी राजस्थान था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वी राजस्थान में हमें क्या मिला? आहार और गिलिंद। तो ताम्र पाषाण काल के चरण 3 के टाइम आहार और गिलिंद पूर्वी राजस्थान की 2 महत्वपूर्ण बस्तियां थी। क्लियर है? सबको याद हो गया? आहार और गिलिंद पूर्वी राजस्थान की 2 महत्वपूर्ण बस्तियां थी। ठीक है? क्योंकि आहार बहुत ज्यादा फेमस था, इसलिए इस संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा गया है। सबको क्लियर? क्योंकि आहार एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इसलिए इस संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा गया है। क्लियर हो गया ये वाली चीज? चलो, अब मैं बताता हूं। आहार, आहार जो क्षेत्र था, वहां से हमें सभ्यता में तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तंदूर, तंदूर, ठीक है, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। और गिलिंद, गिलिंद जो क्षेत्र है, वहां से हमें ईंट के भट्टियों या ईंट के साक्ष्य जो है गिलिंद नाम एरिया से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है? सबको क्लियर है? एक और चीज यहां पे लिख लेना, इस आहार को या दक्षिण पूर्वी राजस्थान को, ये इन सारे एरिया को तांब राशि कहा जाता था। तांब राशि का अर्थात मतलब होता है कि तांबे वाली भूमि। क्लियर है? तांब राशि का मतलब था तांबे वाली भूमि। तो इस संस्कृति को क्या कहा जाता था? दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाली संस्कृति को आहार संस्कृति भी कहा जाता था, और तांब राशि संस्कृति भी कहा जाता था। तांब राशि का मतलब होता है तांबे वाली जगह। सबको क्लियर हो गया? चलो, जो लोग आवाज सुन के लिख रहे हैं वो लोग एक बार लिख लो, और जो बोर्ड में देख के लिख रहे हैं वो कोड वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अपने घर में बगल में किसी को बैठा लो, क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको वो इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है? आहार से जो है तंदूर का साक्ष्य मिला है, और दूसरा गिलिंद जो है यहां से ईंट का साक्ष्य मिला है। ईंट का साक्ष्य मिला है। क्लियर हो गया? और इसे ही तांब राशि, तांब राशि यानी तांबे वाली संस्कृति या तांबे वाली भूमि भी कहा गया है। क्लियर हो गया सबको? पूर्वी राजस्थान समझ में आ गया? चरण 3 में क्या मिला है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हमें वहां की 2 फेमस बस्तियां पता चली है, जिसका नाम था आहार और गिलिंद। आहार तंदूर के लिए फेमस था, मतलब तंदूर के साक्ष्य मिले हैं, और गिलिंद से ईंट का साक्ष्य मिला है। और इस संस्कृति को तांब राशि संस्कृति भी कहते थे। तांब राशि, तांब राशि का अर्थ होता है तांबे वाली भूमि। क्लियर है? चलो, अब इसको मैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान को मैं पूरा मिटार दे रहा हूं। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मैं जो नाम बोलूंगा उसको अगर लिखते हुए चलोगे तो लिख लेना। ठीक है? तो मध्य प्रदेश में जो एरिया पाए गए हैं उनके नाम बता रहा हूं। कैथा, ऐरण, नवदा टोली। फिर से देख लो, कैथा, कैथा, ऐरण, नवदा टोली।
कैथा, ऐरण, नवदा टोली, ये सब क्या थे? मध्य प्रदेश के इलाके के अंदर के जो एरिया हैं, उस ताम्र पाषाण काल के चरण 3 के टाइम में इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? कैथा, ऐरण, नवदा टोली, मध्य प्रदेश में जो हमें 3 स्थान पता चले हैं उनका नाम था कैथा, ऐरण और नवदा टोली, ठीक है? और एक सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम हमें हमेशा याद रहता है, वो है मालवा, ठीक है? मालवा, हमें मालवा भी पता चला था, ठीक है? यहां तक हो गया सबका? ठीक है? और ये जो संस्कृति मिली है मध्य प्रदेश से, हमें मालवा संस्कृति मिली है, ये सबसे उच्च कोटि की संस्कृति है। मालवा संस्कृति जो मिली है उच्च कोटि की संस्कृति है, उच्च कोटि की संस्कृति है, उच्च कोटि की संस्कृति है, ठीक है? उच्च कोटि की संस्कृति है। और दूसरा, ये नवदा टोली, इसको मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये जो नवदा टोली इलाका है, यहाँ पे फसलों की 2 किस्में भी पता चली है। नवदा टोली में फसलों की 2 किस्मों का पता चला है। नवदा टोली में फसलों की 2 किस्मों का पता चला है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? आवाज आ रही है सभी को क्लियर? अगर नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं मोबाइल को रखा हूं और मैं देख रहा हूं आपका अगर कोई मैसेज आएगा तो, ठीक है? चलो, हो गया सबका? फिर से बता रहा हूं, ताम्रपाषाण काल चरण 1, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हमने पढ़ लिया। मध्य प्रदेश के सिर्फ 4 नाम है, आपको याद रखना है, कैथा, ऐरण, नवदा टोली और चौथा है मालवा। मालवा संस्कृति जो मिली है वो सबसे उच्च कोटि की है। और नवदा टोली, जो नवदा टोली एक इलाका है, वहां से हमें जो है फसलों के दानों की 2 किस्में मिली है, ठीक है? फसलों की 2 किस्में की प्राप्ति हुई है। क्लियर है सबको? फसलों के 2 किस्मों की प्राप्ति हुई है। अगर कोई स्क्रीनशॉट करेगा तो जल्दी से कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? मिटा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश वाला भी। अब हम आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र। क्लियर है? अब हम कहां आ रहे हैं? पश्चिमी महाराष्ट्र। चलो, पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है? चलो, यहां पे मैं 3 नाम लिख रहा हूं, जिसमें से आपको एक नाम जो है उसको अच्छे से कंठस्थ करके नाम करके आपको लिख लेना है। यहां से हमें जो मिला है, जोरवे, जो जामे ओ की मात्रा जो, रस्सी के रा, वामे ए की मात्रा वे, जोरवे। इसी को क्या बोलते हैं? जोड़वे। जोड़वे, जामे ओ की मात्रा जो, अड़ा और वामे ए की मात्रा वे। तो अगर जोरवे या जोड़वे जो भी लिखा है, दोनों ही सही है, ठीक है? ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम हमारा हो गया ईमान गांव। और हमारा तीसरा नाम है दैमाबाद। दैमाबाद को भी 2 तरीके से कई बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एक दैमाबाद करके लिख देता है और दूसरा लिख देता है दैमाबाद। जो आवाज सुन के लिख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है आवाज प्रॉपर क्या बोला हूं मैं? पश्चिमी महाराष्ट्र के मैंने 3 एरियो के नाम बताया है। सबसे पहले मैंने बोला है जोरवे, जिसको जोड़वे भी कहते हैं। दूसरा ईमान गांव और तीसरा दैमाबाद या दयामाबाद, जो भी आपको सही लगे, दोनों लिख सकते हो। द या मा में आ की मात्रा मा, बाद, दयमाबाद, या द में ए की मात्रा दय, मा में आ की मात्रा मा, बाद, दैमाबाद या दैमाबाद। आपको जो भी सही लगे आप वो लिख सकते हो। क्लियर है? ये तीनों नाम सबको क्लियर है?
चलो अब हम आते हैं सीधा दैमाबाद। दैमाबाद इसलिए फेमस है, याद रखना ये पश्चिमी महाराष्ट्र के तीन हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र के तीन क्षेत्र हैं जहां से हमें ताम्र पाषाण काल के चरण 3 के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जोड़वे, ईमान गांव और दैमाबाद। दैमाबाद को आप लिख लो साइड में, हेडिंग डाल के दैमाबाद डाल दो आप साइड में, दैमाबाद आप डाल दो साइड में। हो गया? तो दैमाबाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से हमें 4 चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, दैमाबाद से हमें 4 चीजें प्राप्त हुई है। वो 4 चीजें हैं, तांबे की बनी हुई सांड, गेंडे, हाथी और रथ चलाते हुए मानव की मूर्तियां प्राप्त हुई है। क्लियर रहेगा? दैमाबाद से तांबे की हमें मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये एक सांड की है, एक गेंडे की है, एक हाथी की है और तीसरा है रथ चलाता हुआ मानव। क्लियर है सबको? सांड, गेंडा, हाथी और रथ चलाता हुआ मानव, इनकी ताम्र प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कहां से? दैमाबाद से। और वो कौन से कब का टाइम है? ताम्र पाषाण काल के चरण 3 में। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर? परेशानी नहीं है? आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट कर लो, अगर लिखोगे तो लिख लो पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र जहां के 3 स्थान महत्वपूर्ण हैं। पहला जोरवे या जोड़वे, पश्चिमी महाराष्ट्र जहां के 3 स्थान ताम्र पाषाण काल के चरण 3 में प्राप्त हुए हैं। जोड़वे या जोरवे, दूसरा ईमान गांव और तीसरा दैमाबाद। ठीक है, अब दैमाबाद से हमें तांबे की सांड, गेंडे, हाथी और रथ चलाते हुए मानव की क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं जोरवे या जोड़वे। अब हम आते हैं जोरवे या जोड़वे। अब इसको मैं लिख दे रहा हूं, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं वो तो मतलब मेरी बात को सुन के लिखना, बाकी जो देख के लिख रहे हैं वो उसको एज इट इज छाप लो। संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जोड़वे बस्तियों की संख्या प्राप्त हुई है। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जोड़वे बस्तियों की संख्या प्राप्त हुई है। क्लियर है सबको? संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक, क्लियर आवाज है? क्लियर आवाज है सर? आ रही है ना? ठीक है, क्लियर आवाज है ना? फाइन। अब यहां पे मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूं, कलश, शवाधान, टोटीदार बर्तन, कलश, समाधान, टोटीदार बर्तन, सोने के आभूषण।
ठीक है। तो जो जोड़वे या जो जोड़वे संस्कृति थी, संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बस्तियों की संख्या जोड़वे संस्कृति की प्राप्त हुई है। और इस संस्कृति में कलश में शव को रखा जाता था, मतलब यहाँ कलश शवाधान जो था प्रचलित था। ठीक है, तो इसको कहानी के टाइप में सुनना कि जब जोड़वे संस्कृति में किसी की मृत्यु होती थी तो परिवार वाले एक बड़े से कलश में उसकी लाश को रख के घर के फर्श के नीचे दबा देते थे, घर के फर्श के नीचे रख देते थे। ठीक है, तो जोड़वे संस्कृति क्या थी, सबसे अधिक मात्रा में इनकी बस्तियां प्राप्त हुई है और इनमें कलश शवाधान क्या था, प्रचलित था। और इस कलश को घर के नीचे फर्श के अंदर रखा जाता था। उसके बाद लिखना टोटीदार बर्तन। टोटीदार बर्तन, टोटीदार बर्तन मतलब समझ गए, कोई सा एक बर्तन है जिसमें साइड में टोटी लगे हो, जिसको हम अभी आज के जमाने में बधना वगैरह बोल सकते हैं, जिसमें एक तरफ से पानी निकलता है। ठीक है, तो टोटीदार बर्तन जो है वो जोड़वे संस्कृति के अभिन्न अंग और सबसे बड़ी पहचान थे। ठीक है, टोटीदार बर्तन जोड़वे संस्कृति के पहचान थे। और तीसरा सोने के आभूषण। ठीक है, उस समय में सोने के आभूषण बहुत ज्यादा रेयर थे। ठीक है, दुर्लभ थे और वो केवल और केवल जोड़वे लोगों के पास ही मिलते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल चरण 3 में जब पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करते हैं तो उसके अंदर का एक क्षेत्र था जोड़वे या जोड़वे, इसे जोड़वे संस्कृति भी कहा जाता है। ये संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक में पाई गई है। यहाँ कलश समाधान था, टोटीदार बर्तन जोड़वे संस्कृति की पहचान थे और सोने के आभूषण केवल और केवल जोड़वे संस्कृति में पाए जाते थे, जो कि अत्यंत दुर्लभ थे। क्लियर है सबको? चलो इसको मिटा दूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि यहां पे सिर्फ कीवर्ड्स लिखा है, कलश चवाधान, टोटीदार बर्तन, सोने के आभूषण। कहानी आपको अपने से लिखनी है। क्लियर रहेगा सबको? चलो यहां तक क्लियर? मिटा रहा हूं मैं ताम्रपाषाण काल के चरण 3 को। तो अब हमारा हो गया ताम्रपाषाण काल पूरा खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं लौह काल में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लौह काल में। ठीक है, लौह काल की बात करते हैं ना, तो आप याद रखना लौह काल वह काल था जब कृषि और कृषि में विस्तार और सारी चीजें जो हुई है ना, नए बस्तियों का, नए राज्यों का, हर चीज का जो उदय हुआ, धीरे से एक्सपांशन होना जो शुरू हुआ है ना, वो लौह काल से जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, लौह काल का पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे किसमें? वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में। क्लियर हो गया सबको? लौह काल का पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में और महाजनपद काल में। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप साइड में एक हेडिंग डाल दो, लौह काल। लौह काल में लिखना यह सबसे महत्वपूर्ण था, यहां पे लोहे की प्राप्ति हुई और यह लोहा कृषि और बाकी क्षेत्रों के विस्तार में एक आधार बना। इसका विस्तृत अध्ययन हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में। क्लियर हो गया सबको? तो यहां पे लौह काल का भी हम दी एंड कर रहे हैं। सबका हो गया? ठीक है, ताम्रपाषाण काल का चरण 1 हो गया। चरण 2 को हम हड़प्पा में पढ़ेंगे। चरण 3 हमने अभी पढ़ लिया। लौह काल जो था हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि हड़प्पा को शुरू कर दें, यानी कि ताम्रपाषाण काल का चरण 2। और हड़प्पा को आप ऐसे पढ़ना कि आप कहानी के जैसे पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो पूरी स्टोरी जो है बैठ जाए।
ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट कल के एग्जाम की बात कर रहे हैं। कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हड़प्पा के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। ऑप्शन में शाकाहारी था, मांसाहारी था, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों था, और इनमें से कोई नहीं भी था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से चीज जो है अचानक से रैंडम एग्जाम में आ जाता है, और ये आपको अंक को है बढ़ाएगा। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लिए आपको चीजें याद रहेंगी। चलो, इसी में एक पोर्शन है मृत भांड संस्कृति या सेरेमिक संस्कृति, जो कि एक थोड़ा सा बोर सा टॉपिक है। इसको सिर्फ अक्षरशः रटने की जरूरत है, तो उस चीज को मैं रिपीट कर दे रहा हूं। बोर्ड में मैं पूरा लिख लिया हूं। अगर कोई ऐसा बंदा है जो देख के लिख रहा है, वो स्क्रीनशॉट कर ले। ठीक है, और जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं उनके लिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप उसको वैसे ही लिखते जाना। ठीक है, चलो, इसमें समझाने वाली चीजें नहीं है। आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो। हेडिंग रहेगी आपकी बर्तन स्लैश सेरेमिक। बर्तन, इसी को सेरेमिक बोलते हैं, या मृदभांड संस्कृति। बर्तन कॉमा सेरेमिक कॉमा या मृदभांड संस्कृति। बर्तन कॉमा सेरेमिक कॉमा मृदभांड संस्कृति। क्लियर है? बर्तन कॉमा सेरेमिक कॉमा मृदभांड संस्कृति। क्लियर है सबको? बर्तन कॉमा सेरेमिक कॉमा मृदभांड संस्कृति। चलो, ये हो गया। इसमें सबसे पहला है लाल एवं काले चित्रित मृदभांड। लाल एवं काले चित्रित मृदभांड। लाल एवं काले चित्रित मृदभांड। क्लियर है? उसका काल मत लिखो, बस इसके अंदर लिख लेना, यह हड़प्पा पूर्व की संस्कृति से संबंधित है। यह हड़प्पा पूर्व की संस्कृति से संबंधित है। लाल एवं काले चित्रित मृदभांड, यह हड़प्पा पूर्व की संस्कृति से, यह हड़प्पा पूर्व की संस्कृति से संबंधित है। क्लियर हो गया? दूसरा लिखो, धूसर मृदभांड। धूसर मृदभांड। धूसर मृदभांड में लिख लो, यह पश्चिम हड़प्पा से संबंधित है। क्लियर है? धूसर मृदभांड, यह पश्चिम हड़प्पा से संबंधित है। क्लियर सबका? तीसरा लिखो, काले व लाल मृदभांड। काले व लाल मृदभांड। काले व लाल मृदभांड। काले व लाल मृदभांड जो है वह भी पश्चिम हड़प्पा से संबंधित है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लो, इसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश के, इसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। इसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया? चौथा लिखोगे आप, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। ये थोड़ा सा बोर है, उसके तुरंत बाद हड़प्पा शुरू होगा, है ना? तो जो लोग बोर होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो वापस आ जाएं। चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। इसमें बस एक पॉइंट लिख लो, यह कृषक संस्कृति से संबंधित है और इसके साक्ष्य अहिछत्र से प्राप्त होते हैं। यह कृषक संस्कृति से संबंधित है और इसके साक्ष्य अहिछत्र से प्राप्त होते हैं। और इसके साक्ष्य अहिछत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है? पांचवा लिख लो, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। क्लियर है? उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो है उत्तर वैदिक संस्कृति से संबंधित है। उत्तर वैदिक संस्कृति से संबंधित है और
तक्षशिला से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तक्षशिला से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो, तो एक बार मृदभांड होता क्या है ये आप बस समझ जाओ। मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाया जाता है और उसमें चित्रकारी की जाती है, उसे ही उस जमाने पे क्या बोलते थे? मृदभांड बोलते थे। क्लियर हो गया सबको? मिट्टी को पकाकर उसमें रंग रोगन और चित्रकारी की जाती थी, उसे ही मृदभांड कहते हैं। मृदभांड से कभी कभी अचानक से क्वेश्चन आया है कि चित्रित धूसर मृदभांड कहां से प्राप्त हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए चित्रित धूसर मृदभांड अहिछत्र से प्राप्त हुआ है, काले व लाल मृदभांड अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड जो है तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े। चलो, अभी बहुत टाइम है, हड़प्पा अपन शुरू करेंगे। आज पूरा कहानी सुनना, कल अपन लिखेंगे। ठीक है, अब हम ताम्र पाषाण काल के चरण 2 की भी बात कर रहे हैं, और दूसरा हड़प्पा इंडिविजुअल में अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लियर है ना सबको? चलो, अब हम हड़प्पा को पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा जो जो चीज बोलते जाऊंगा ना, आप सिर्फ कहानी के टाइप सुनना, और कहानी के टाइप ही इसको जहन में बैठा के रख लेना, और कुछ भी मत करना। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, जो भी लिखना है आप लिख लो। ठीक है, चलो अब एक बार सिर्फ कहानी सुनते जाना, और इसको अपने से बाद में नोट करते बनेगा, तो क्लास को फिर से आप चला के सुनना और उसको एज इट इज नोट्स बना लेना। जो पॉइंट्स मुझे लगेंगे कि लिखवाने हैं मैं आपको बोल दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हम ऐसा मानते थे हड़प्पा के बाद क्या आएंगे? वैदिक सभ्यताएं आएंगी। तो अभी तक इतिहास में ये माना जाता था, मतलब बहुत पहले तक, कि ये जो वैदिक संस्कृति है ये भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। कब तक माना जा रहा था? जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी। क्लियर है? तो ऐसा माना जाता था कि जो वैदिक संस्कृति है सबसे प्राचीन संस्कृति है, लेकिन 1920 में जब खुदाई शुरू की गई सिंधु नदी के पास, ठीक है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी के पास जब ये खुदाई का कार्य शुरू किया गया, तो वहां पे एक पुरानी संस्कृति मिली जो आर्यों के भी पहले की संस्कृति थी। तब पता चला कि आर्यों के पहले भी एक सभ्यता यहां पर निवास कर चुकी है भारत में। क्लियर है? तो ये हमारा वहम जो था कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, उसके पहले भी एक सभ्यता क्या है यहाँ पे निवास कर चुकी है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो 1922 में जब सिंधु घाटी के पास में खुदाई करना शुरू किया गया, तो वहां पे एक सभ्यता का पता चला, और क्योंकि वो सिंधु घाटी से हमें सभ्यता की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हम उस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिए। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, की सभ्यता का नाम दिया गया। लेकिन जब इस खुदाई कार्य को और आगे बढ़ाया गया, दिन ब दिन हमें क्या हुआ, उसी सभ्यता से रिलेटेड बाकी नए शहर और नए जगहों का पता भी चलने लग गया। तो ये क्लियर हुआ कि ये जो सभ्यता है ये केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं है, बल्कि सभ्यता जो है अन्य दूसरे एरिया में भी इसका विस्तार है। इसलिए उसको फिर बाद में हमने क्या नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता का हमने उसका नामकरण किया। यहां तक कि क्लियर हो गया कि हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं और फिर हम हड़प्पा की भी क्यों बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो जब हम इसका अध्ययन किए तो हमें पता चला कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वहां के दो प्राचीनतम और बेहद भव्य नगर थे। क्लियर हो गया? वहां की दो प्रमुख नगर या बस्तियां थी,
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्लियर है? कहानी को एक बार बस शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहले हमने जब खुदाई करना शुरू किया तो वहां पे हमें एक आर्य पूर्व सभ्यता का पता चला, क्योंकि यह खुदाई के समय हमें सिंधु नदी घाटी के पास मिला था। इसलिए हमने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। लेकिन कालांतर में जब उसकी खुदाई को और जारी रखा गया तो हमें इस सभ्यता के अवशेष विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए, इसलिए इसे फिर बाद में हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। क्लियर है सबको? चलो अब इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। विस्तार का मतलब ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। क्लियर है? विस्तार का मतलब होता है कि ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई थी। चलो तो इस सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पूरा एरिया मिला है उसका क्षेत्रफल लगभग मतलब 1.29 मिलियन माना गया है, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल था। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर हम बोलेंगे और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करेंगे तो इसका उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की जो लंबाई थी लगभग 1100 किलोमीटर थी। वहीं जो पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर की जो लंबाई थी वो लगभग 1600 किलोमीटर थी। ठीक है? सबको समझ में आ गया? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर बोलेंगे तो याद रखना उसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। क्लियर हो गया? इसको स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो। जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो याद से क्षेत्रफल को लिख लो। मैं अंकों में बोल रहा हूं 1,2,9,9,6,0,0 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक हो गया। चलो अब उसके उत्तर में कौन सा शहर था, दक्षिण में कौन सा शहर था, पूर्व में कौन सा शहर था, पश्चिम में कौन सा शहर था, ये वाला भी कई बार ऐसे एग्जाम्स में पूछ सकता है कभी भी कि सबसे पूर्वतम इलाका कौन सा था, सबसे दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा था, सबसे ऊपरी भाग कौन सा था इस सभ्यता का। तो उस चीज को भी आप नोट कर लो। अगर आप ऐसे करके नोट बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एक लाइन आड़ी खींच लो, बीचों बीच से एक तिरछी लाइन खींच लो, मतलब आप एक चौकोन सा वो क्या बना लिए हो, क्रॉस कर लिए हो। सबसे ऊपर में ये सभ्यता कहां से था, मांडा। मांडा ये एरिया कहां पे है, कश्मीर में है। क्लियर है? सबसे ऊपरी भाग जो इस सभ्यता का था वह मांडा से शुरू हुआ। मांडा कहां पे स्थित है, कश्मीर। क्लियर है यहां तक? कश्मीर के मांडा से लेके महाराष्ट्र के दैमाबाद, दैमाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था। क्लियर है सबको? इधर लिखो सुतका गेंडोर, नया नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर यह बलूचिस्तान में है। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है और वो यहां से आलमगीरपुरम मेरठ तक के फैला हुआ था।
ठीक है, तो जो देख के लिख रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है, जो सुन के लिख रहे हैं वो एक बार फिर से देख लें। उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेके दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था और पूर्व में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान से लेके पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान से लेके पूर्व में आलमगीरपुरम मेरठ तक फैला हुआ था। क्लियर है? आलमगीरपुरम मेरठ तक फैला हुआ था। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं। आप बोलोगे कि सर ये तो मस्त चौकोन सा मतलब एक राज्य फैला हुआ था, ये वो नहीं, ये हम उसकी सीमा बता रहे हैं कि कहां से कहां तक, उसके चारों तरफ पांचों तरफ कोने में कौन कौन से जो राज्य थे। लेकिन अगर इसकी आकृति की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, हड़प्पा सभ्यता जो हमें मिला है उसके क्षेत्रफल की आकृति लगभग त्रिभुज की तरह है। क्लियर है? हमें हड़प्पा सभ्यता जो मिला है उसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। क्लियर है? लगभग त्रिभुजाकार है। नोट कर लो आप अभी इसी वक्त, हड़प्पा सभ्यता जो मिला है उसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। क्लियर है? लगभग त्रिभुजाकार है। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो अब मैं एक एक पॉइंट में चीजें बताते जाऊंगा, आप पॉइंट वाइज ही उसको नोट करना। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप कहानी सुन लो, मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे क्या चीज है। हड़प्पा हमने पढ़ लिया, हमने ये देखा कि हड़प्पा ये था एक्चुअली, यहां से इसकी खुदाई हुई और यहां से हमको ये चीज मिला। दूसरा हमने क्या देखा, ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है और इसका मतलब ऊपर से नीचे तक लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, इसका आकार कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है। लेकिन हड़प्पा जब भी पढ़ेंगे, हड़प्पा का हर एग्जाम में एक मेन क्वेश्चन क्या आता है, एक तो वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, वहां का राजनीतिक जीवन कैसा था, वहां का आर्थिक जीवन कैसा था, वहां का व्यापार किनके किनके साथ होता था। क्लियर है? और वहां के नगर की क्या योजना थी। नगर योजना सबसे महत्वपूर्ण है, वहां से कौन सा घर बना है, किस तरह के ईंटों से बना है, क्या प्रयोग हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है? तो हम सबसे शुरुआत करेंगे पहले नगर योजना से। क्लियर है? नगर योजना, नगर योजना के अंदर हम है सबसे पहले साइड हेडिंग डाल देंगे भवन। ठीक है, नगर योजना की जब बात करेंगे तो हमें जो साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य को देख के ये लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो नगरों के साक्ष्य मिले हैं वो अत्यंत क्या है, आधुनिकता को प्रेरित करते हुए हैं। ठीक है, जो वहां के नगर की बसाहट है वो एक पूर्ण विकसित सभ्यता की तरह नजर आता है। मतलब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने जमाने में हड़प्पा सभ्यता जो थी अपने आप में पूर्ण विकसित सभ्यता थी। ठीक है, और वहां के जब भवनों की बात करेंगे तो वहां पे एक मंजिला और बहु मंजिला हर किस्म के इमारतें क्या हुई है, प्राप्त हुई है। जो चीज आज हम देखते हैं वो चीज उस समय में यानी ईंटों का प्रयोग हुआ था दीवारों को बनाने में। वहां पे कच्ची मिट्टी, गारा और उसके साथ साथ अन्य चीजों का प्रयोग करके वो लोग दीवार को उठाए थे। ठीक है, याद रखना, उसको मैं लाइन से जब लिखाऊंगा तब उसको लिखाते जाऊंगा। आज अभी सिर्फ कहानी सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, भवन। भवन जो था एक मंजिला से लेके बहु मंजिला इमारत जो है इस सभ्यता में पाई गई है। ये सभ्यता जो है क्या था, इसमें ईंट का भी प्रयोग किया गया है और यह एक एकदम अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से विकसित सभ्यता का प्रतीक होता है। ठीक है, ये वहां के भवन का था। दूसरा यहां पे क्या था, स्नानागार। अच्छा, भवन में याद रखना, भवन में ही क्या था, मोहनजोदड़ो से एक इतना बड़ा अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब क्या होता है, वह
वह पात्र जिसमें अन्न का भंडार किया जाता था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा अन्नागार मिला है और ऐसे ही छोटे छोटे 6 अन्नागार कहां पे मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। लेकिन चूंकि मोहन वाला सबसे बड़ा था इसलिए अपन मोहनजोदड़ो वाले अन्नागार को याद रखेंगे। तो प्रश्न अगर आता है कि मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार को समझाइए, तो आप याद रखना मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। क्लियर है? चलो उसके बाद हम आते हैं सीधा स्नानागार में। तो मोहनजोदड़ो में ही एक ऐसी व्यवस्था भी देखने को मिली है कि जो लोग थे या कोई जो उच्च फैमिली के दुर्गीकृत क्षेत्र में रहते थे उनके लिए अलग से स्नानागार, इवन अलग अलग घरों में भी स्नानागार की प्राप्ति हुई है। तो ये जो स्नानागार होता था ना, इसमें पूरी व्यवस्थाएं होती थी। मतलब एक तरफ से सीढ़ी लगी होती थी, अंदर कपड़ा बदलने के लिए एक कमरा बना होता था, पानी के निष्कासन के लिए नालियां तक के बनी हुई होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या था, वहां पे स्नानागार की व्यवस्था भी थी। ठीक है, और अपन जब ये बोलते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा, तो ये जो पूरा शहर था ना, 2 भागों में मतलब क्या था, इसका विकास किया गया था, एक उच्च भाग और एक थोड़ा सा निम्न भाग। तो हम ये कहते हैं कि संभवतः उच्च भागों में क्या शासक वर्ग रहता होगा क्योंकि वो दुर्गीकृत है, और निम्न भाग में आम जनता रहती होगी। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमने देखा है कि एक उच्च भाग है, एक थोड़ा सा निम्न भाग है। तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि शासक वर्ग उच्च वर्गीय दुर्गीकृत जो हमारा एरिया था वहां पे रहते होंगे और आम जनमानस जो है एक सामान्य एरिया में रहता होगा। ठीक है, उसके बाद देखो सड़क, वहां पे सड़क जो थी पर्याप्त चौड़ी सड़क थी। ठीक है, पर्याप्त चौड़ी सड़क थी और सारी जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एक यहां से आ रही है तो एक सड़क ऐसी है, मतलब समकोण पर सभी सड़कें एक दूसरे को ऐसे काटती थी। एक सड़क यहां से 90 डिग्री में चले गई, एक सड़क यहां से 90 डिग्री में चले गई, एक सड़क यहां से 90 डिग्री में निकल गई। मतलब जितनी भी सड़कें थी सभी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, और उसमें हमें एक ऐसी सड़क भी प्राप्त हुई है जिसकी चौड़ाई 9.3 मीटर आंकी गई है। कुछ इतिहासकार उसको राजपथ का भी दर्जा देते हैं। ठीक है, 9.3 मीटर आंकी गई है और इतिहासकार उसको राजपथ का भी दर्जा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पीएससी में आया भी है। तो सड़कों, देखो अचानक से सड़क के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाला ऐसा टॉपिक है ना, उसके कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सड़कों का। सड़क के बाद नालियां बनी हुई थी। नालियां ऐसी बनी थी कि बहुमंजिला जो इमारत थी वहां से पाइप से पानियों को नीचे लाया जाता था। घर के सामने 1 फीट चौड़ी नाली थी। इस नाली के पानी जो थी शहर के बाहर जो है बड़े नालों में जाता था और फिर उसके बाद पूरे जो था राज्य के बाहर उसको निष्कासन का प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये तो हमारा आज छोटा सा हड़प्पा का इंट्रोडक्शन हो गया। कल अपन क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को जो मेन है उनको लिख लेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 दिन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये वाली पूरी टॉपिक्स जो है उसको खत्म कर लें और उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे वैदिक युग में। उसके बाद से फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। 1 से 2 मिनट का रेस्ट है। गुलनाज मैम आके आपको पढ़ाएंगे। 2 मिनट है ना, आप लाइन पे रहें। दूसरे लिंक से, ठीक है ना। तो आज वाला जो लिंक है वो अभी की क्लास के बाद एक्सपायर हो जाएगा। जब गुलनाज मैम आएंगी तो मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगा, आप उस लिंक को टच करके वापस ऑनलाइन जुड़ना। ठीक है, मैं फिर से जो दूसरा लिंक शेयर करूंगा ना 2 मिनट बाद, आप उस लिंक से जुड़ना, फिर गुलनाज मैम की क्लास शुरू होगी। ठीक है, ऐसा करने से ये होगा कि अगर आपको पर्टिकुलर गुलनाज मैम की क्लास को देखना है तो फिर वहां से आप डायरेक्ट बाद में उनकी वीडियोस को देख सकते हो। आपको वीडियोस को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो अभी की क्लास को यहीं डिसमिस कर रहा हूं। करेक्ट 2 मिनट बाद शुरू होगा।